जय श्री कृष्णा, जय कृष्ण कृष्णा, राधे राधे। जुड़ जाओ जुड़ जाओ। राम 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 राम, राधे राधे। हाँ 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 भाई, लाइव ही चल रही है, लाइव ही। हाँ, शेयर कर दो जितने भी आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सब पे शेयर करो, दबा के शेयर कर दो। आपका शेयर करने में क्या जाता है, शेयर करो। हाँ, बहुत अच्छा, जुड़ रहे हैं और जोड़ दो। जितने भी आपके मित्रगण हैं उन सभी को पता चलना चाहिए कि हमारी प्रतिदिन 11 बजे से क्लासें हैं, वो लाइव चलती है ज्योग्राफी की। सबको पता चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये पता नहीं कौन कह रहा है मुझे लाइव है क्या। हाँ लाइव है, दिख रहा है ना आपको, लाइव ही है तो है, और क्या है। बहुत 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 बढ़िया। हाँ राम राम भाई, राम राम। हाँ, दबा के शेयर कर दो जितने हैं आपके पास, फेसबुक व्हाट्सएप, सबको कम से कम 50-60 लोग तो जुड़ने चाहिए। बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा। राम 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 भाई, राम राम। चलो, आज अपने जो इंडिया ज्योग्राफी क्लासें चल रही थी, उस इंडिया ज्योग्राफी क्लासों के अंदर हमने जो नदियों की टॉपिक चल रहा था, नदियों की टॉपिक के अंदर हमने क्या उत्तरी भारत या फिर कह सकते हैं हिमालय तंत्र की नदियां पढ़ चुके हैं। आज हम नदियां पढ़ेंगे, वो कौन सी पढ़ेंगे आज, पढ़ेंगे हम अपना टॉपिक का नाम है क्या, प्रायद्वीप भारत का अपवा तंत्र, या फिर ऐसे कह सकते हो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हाँ राम राम भाई, राम राम। हाँ, शेयर कर दो जितने भी आपके पास व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर हो, चाहे फेसबुक हो, सब में क्या शेयर कर दो, जितना हो सके दबा के शेयर कर दिया करो। क्या क्या जाता है शेयर करना। हाँ, लाइक कर दो, एक तो लाइक बनता ही है यार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो, क्या चल रहा है, भारत प्रायद्वीपीय भारत की क्या पढ़ेंगे आज हम, नदियां पढ़ेंगे। पहले हमने क्या, इससे पहले वाले जितने भी क्लासें थी उसके अंदर हमने क्या उत्तरी भारत या फिर कह सकते हैं हिमालय से उद्गम होने वाली नदियों की चर्चा कर चुके हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत कहने का कहां से हम ये नदियां पढ़ेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र है। देखो, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है, इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर बहने वाली नदियों की आज चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, अभी तक यार शेयर नहीं कर रहे हो आप, क्या जाता है आपका शेयर करने में, कोई पैसा थोड़ी खर्च होता है। हाँ कर दो, बिल्कुल शेयर कर दो, जितना हो सके उतने शेयर कर दिया करो। कुछ नहीं, फेसबुक पे कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, जहां आपके पास आपका मन करता है वहां पर शेयर करते रहो दबा के। हाँ, और भी मित्रगण उन्हें पता चले कि भाई इतने बजे क्लास हमेशा क्या लाइव आती है। ठीक है, क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का अपवा तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र हमने क्या कहा कि इस भारत के अंदर बहने वाली नदियों की आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे ऊपर बहने वाली नदियों की चर्चा तो हम कर चुके हैं। थोड़ी सी बात ऐसे कर लेते हैं कि उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के कोई डिफरेंस है क्या, या फिर ये नदियां उत्तरी भारत की नदियों की तुलना में क्या कोई विशेषता रखती है क्या। थोड़ी सी पहले विशेषता की अगर बात करें कि उत्तरी भारत की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की कोई विशेषता है क्या, तो पहली अगर विशेषता की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हो क्या, दक्षिणी भारत की नदियां उत्तरी भारत, क्या लिखा, दक्षिणी भारत की नदियां उत्तरी भारत, या फिर यहां पर लिख सकते हो हिमालय तंत्र, हिमालय तंत्र की तुलना में क्या है, प्राचीन है। क्या है, प्राचीन। कहने का अर्थ क्या है कि प्रायद्वीपीय, हाँ भाई राम राम, कि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर बहने वाली नदियां और हिमालय के तंत्र की नदियां, उत्तरी भारत के अंदर बहने वाली नदियों की तुलना में ये नदियां क्या है, ये नदियां है प्राचीन, मतलब बूढ़ी नदियां, प्राचीन नदियां। और विशेषता की बात करें, एक विशेषता ये भी बन सकती है क्या, दक्षिणी भारत की नदियां क्या है, मौसमी, या फिर कह सकते हो मानसूनी। कैसी नदियां, मानसूनी नदियां। कहने का उत्तर भारत के अंदर बहने वाली नदियां हैं। हाँ, लाइक नहीं कर रहे हो अभी तक, लाइक कर दिया करो जितने हैं।
क्या है, उत्तरी भारत के अंदर बहने वाली नदियां हैं वो क्या है, सदाबहार नदी है, बारहमासी नदी है, क्योंकि वो उन नदियों का उद्गम होता है कहां से, ग्लेशियर से होता है, और हिमालय के ऊपर क्या सर्वाधिक बर्फ जमी हुई है, इस वजह से वो नदियां 12 माह तक क्या है, एक जैसी बहती रहती है। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात की जाए तो ये मौसम के अनुसार कह सकते हैं, जब मानसून का काल आता है, मानसून का मौसम आता है, उस समय नदियों के पानी के बहाव क्या बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे मानसून की क्या लौटने की ऋतु आती है, जैसे जैसे क्या इनके अंदर पानी की आवक क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। और अगर इसकी विशेषता की बात करें तो 3 नंबर पे इसकी विशेषता क्या रहती है, 3 नंबर पे रहती है कि दक्षिणी भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्या लिखा मैंने कि दक्षिणी भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है, वृक्षाकार प्रतिरूप या फिर वृक्षाकार अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। कैसे, तो हम कह सकते हैं कि गुरुजी ये नदियां इस प्रकार से बहती है, इस प्रकार से, जहां पर ये नदियों का कह सकते हैं कि मिलान होता है, इस प्रकार से ऐसे लगता है कि ये पेड़ की कोई क्या टहनियां फैली हुई है, इस प्रकार से इस नदियों का क्या अपवाह या फिर कह सकते हैं फैलाव रहता है। वो कौन सी नदियों का रहता है, वो रहता है दक्षिणी भारत की नदियों का। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे की ओर बात चले तो एक विशेषता और भी बना सकते हैं हम, क्या सर, विशेषता की अगर बात करें 4 नंबर पर, तो 4 नंबर पर क्या विशेषता बनती है, पहले मैंने क्या बनाई, दक्षिण भारत की नदियां उत्तर भारत या फिर हिमालय तंत्र की नदियों की तुलना में क्या प्राचीन है। दूसरी क्या लिखा, दक्षिण भारत की नदियां मौसमी या फिर मानसूनी नदी है। तीसरी विशेषता क्या बनी, दक्षिण भारत की नदियों के अपन क्या कहा जाता है, वृक्षाकार अपवाह तंत्र या फिर वृक्षाकार प्रतिरूप भी कहा जाता है। चौथी विशेषता की बात करें तो दक्षिणी भारत, क्या लिखा, दक्षिण भारत की मुख्य नदियां या मुख्य नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट या फिर लिख सकते हो सह्याद्री पर्वतमाला से होता है। अधिकांश नदियां जैसे हम कह सकते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन प्रकार जो बड़ी बड़ी नदियां, इन नदियों का उद्गम कहां से होता है, तो पश्चिमी घाट या फिर कौन सी, सह्याद्री पर्वतमाला से होता है। ये थोड़ी सी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ने से पहले इनकी क्या की हमने चर्चा की, कुछ विशेषताओं की चर्चा की। आप इनका स्किल छोड़ दो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये अपना जल है वो 2 स्तर पर जाके गिराती है। क्या मैंने लिखा, समाप्ति स्तर, समाप्ति स्तर। समाप्ति स्तर के आधार पर इन नदियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में डिवाइड किया गया। गुरुजी कौन कौन सी, एक तो वो नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर अपना जल कहां पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। कहां गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। कौन सी जगह चल के आती है, बंगाल की खाड़ी में। हाँ बिल्कुल भाई, राम राम, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। आगे देखो, दूसरी नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर अपना जल कहां पर गिराती है, वो गिराती है अरब सागर में, अरब सागर में। क्या लिखा कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी अपातंत्र, और प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों क्या कहते हैं, अरब सागरीय अपातंत्र कहा जाता है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो बात रहती है क्या सर, ये बंगाल की खाड़ी की नदियां और अरब सागरीय नदियां, ये दोनों अपने अलग अलग कोई अपनी विशेषता रखती है क्या, कौन सी बताओ देखा। कमेंट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, या फिर आप अपना आपका ध्यान कहीं और है। देखो एक स्टूडेंट के, कुछ ऐसे स्टूडेंट कहते हैं कि गुरुजी मेरा क्लास के अंदर मन नहीं लगता। कुछ ऐसे स्टूडेंट कहते हैं कि गुरुजी मैं पढ़ता हूं तो पढ़ते वक्त क्या मेरा दिमाग है वो पता नहीं, कभी बाजार चला जाता है, कभी नमकीन खरीदता है, कभी बाजार के मेले में चले जाता है, कभी कहीं कभी मतलब जो मेरा दिमाग है ये स्थिर नहीं रहता। अब देखो इस दिमाग ने स्थिर रखने को एक ही डोर सुन बढ़िया कि अगर आप स्टडी करते हो, कहने का आप घर पे अपने रूम के अंदर जब पढ़ाई करने की शुरुआत करते हो, उस समय आपके सामने 2 सबसे बड़ी समस्या आती है। पहले तो दिमाग स्थिर नहीं रहता, दूसरी बात मन नहीं लगता।
इन दोनों बातों को एक जगह टिकाने के लिए पहले दो मंत्र याद कर लो। गुरु जी के मंत्र और हुए कि दिमाग में तय करना। हाँ बिल्कुल हुए मंत्र। कौन कौन से मंत्र की बात करो तो पहली बात तो आपका कमरा है वो पढ़ते वक्त क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मतलब कहने तक बाहर से किसी भी प्रकार की आवाज, बाहर से किसी प्रकार का शोर शराबा उस रूम, जिस रूम में आप पढ़ाई करते हो, नहीं आना चाहिए। दूसरी बात कभी भी भविष्य में पढ़ते हो तो कभी चारपाई पर बैठ के मतलब लेट कर नहीं पढ़ना, कभी ऐसा नहीं मतलब पीछे तकिया लगा लिया ऐसे पढ़ना, पढ़ते पढ़ते ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं पढ़ना कभी भी। ऐसे पढ़ते हो दिमाग कभी भी स्थिर नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं कभी भी ऊपर से लेकर पूरा लास्ट तक का पेज पढ़ जाते हैं, लेकिन दिमाग लास्ट लाइन पढ़ना तो चला की पढ़ दी कि क्यों ध्यान नहीं, क्यों दिमाग में हो या ननियाल चले या फिर कटी कोई मेला हो गया हम चले गए, शादी में चले जाए, अपने बाजार में चले जाए। इन दिमाग में स्थिर रखना पहले, सबसे पहले तो एक अपने घर पे जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर एक तो आपके पास चेयर होनी चाहिए, चेयर का आगे जब एक टेबल होनी चाहिए, प्लस एक रफ कॉपी होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए। दूसरी बात क्या, जब आप जितने समय पढ़ते मतलब जिस किताब को पढ़ते हो उस किताब के क्या जिस लाइन में पढ़ते हो साथ साथ पेन भी आपका क्या है उस लाइन के पास चलना चाहिए, तब जाकर आपका स्तर जिस स्थान पर कहने जो भी कोई शब्द आ गया वो शब्द आपको समझने आया उसके नीचे अंडरलाइन मार दो, उसको क्या करो अंडरलाइन मार के दूसरी आपने जो रफ कॉपी उस रफ कॉपी क्या कर दो उतार, और इस पर थोड़ा मंथन करो, तब जाकर आपका दिमाग, मैं कहता हूं गारंटी है ये मंत्र कि आपका दिमाग कभी भी कहीं बाहर नहीं जाएगा 100%। तो क्लास के अंदर अब फिल्म देखते हैं, फिल्म हॉल के अंदर 3 घंटे की फिल्म होती है और 3 घंटे की फिल्म का जैसे बाहर निकलते हो निकलने के बाद में आपसे मैं कहता हूं कि फिल्म की एक एक स्टोरी पूछ सारी बता दोगे, इतने तक बता दोगे कि उस हीरोइन ने उस हीरो को कितने थप्पड़ मारे थे, थप्पड़ तक गिन लिया आपने, उस हीरो ने उस गुंडे की कितने मतलब क्या वो फाइटिंग वगैरह कितने मतलब थप्पड़ मारे सारी बता दोगे आप। क्यों वहां इतना दिमाग इतना स्थिर क्यों था, क्योंकि उसके अंदर आपका इंटरेस्ट ले रखा था। क्लास के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हो, एक तरीके से आपके सामने आपका जो मोबाइल होगा या लैपटॉप उसके देख रहे हो तो फिल्म चल रही है, यहाँ पर पूरा दृश्य मतलब कहने का भारत के दक्षिणी भारत की नदी आप पूरे फिल्म के माध्यम से सिखाऊंगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है। एक टीचर है वो आपको केवल और केवल इंटरेस्ट बना सकता है, लेकिन इंटरेस्ट को पैदा करना आपका काम है ना। अब इंटरेस्ट के माध्यम से आप कितना पढ़ना चाहते हो। किसी विद्वान ने कहा था कि आप एक घोड़े को जबरदस्ती क्या किसी तालाब तक ले जा सकते हो। क्या कहा कि किसी घोड़े को आप जबरदस्ती पकड़कर तालाब तक ले जा सकते हो, उसकी मुंडी पकड़कर उसकी मुंडी को कहने क्या इस तालाब के जल में डुबा सकते हो, लेकिन जब तक उस घोड़े की इच्छा नहीं होगी तब तक वो घोड़ा एक बूंद पानी तक अंदर नहीं जाने देगा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब हमसे आपको जबरदस्ती इस क्लास में बिठा ले, घर वाले जबरदस्ती बोले कि क्लास लो, लेकिन जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक जे हम कितना ही अच्छा पढ़े, घर वाले से आपको कितना अच्छा माहौल दो, लेकिन आप कभी भी एक ज्ञान की बूंद तक अंदर नहीं जाने दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी इंटरेस्ट नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है। सबसे पहले तो आपकी इच्छा होनी जरूरी है, इच्छा होगी तभी जाकर क्या आप अध्ययन कर सकोगे, तभी जाकर आप क्लास को क्या बना पाओगे, इंटरेस्ट बना पाओगे। तो देखो हाँ गुरुजी बिल्कुल इंटरेस्ट बढ़ाओ, हाँ भाई हाँ ऐसे मैं सभी के लिए थोड़े कह रहा हूं, कुछ ऐसे जिनका दिमाग मन नहीं लगता हो उनको मन लगाने के लिए अपना पता नहीं कहां से मेरे कहां चली गई बातें। हाँ बात चल रही कि बंगाल की खाड़ी की नदियां और अरब सागर की नदियां कोई अलग अलग विशेषता रखती है क्या? हाँ अलग अलग विशेषता की बात करें तो सबसे पहली बात तो क्या, बंगाल की खाड़ी की नदियां जो प्रायद्वीप भारत से निकलकर बंगाली खाड़ी में चली गिराती है और कुछ है अरब सागर में चली गिराती है। इनकी अगर चर्चा करें तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां अरब सागर की तुलना में क्या लंबी दूरी तय करती है। क्या करती है? लंबी दूरी तय करती है। और ये है ये इसकी तुलना में दूरी क्या करती है? कम तय करती है। ये लंबी दूरी तय करके जाती है, ये कम दूरी तय करती है। लेकिन इनकी जो गति है नदियों की पानी में बहने की, वो गति क्या होती है? लंबी दूरी होने की वजह से गति कैसी रहती है? इनकी गति रहती है मंद, लेकिन इनकी गति क्या रहती है? तीव्र रहती है, क्योंकि ये नदियां क्या करती है? तीव्र गति से गमन करती है। इनका रास्ता भी क्या होता है? कम होता है। तो कौन सी नदियां तीव्र गति से गमन करती है? अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भाग से निकलकर, क्योंकि इनका रास्ता क्या होता है? कम। इनका रास्ता इनके मतलब कहने की दूरी भी तय लंबी करती है, प्लस इनकी गति भी क्या हो जाती है? मंद हो जाती है।
तीसरी अगर बात करें, तीसरी विशेषता की बात आती है कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां गुरुजी कौन सी आकृति का निर्माण करती है, तो ये एक आकृति का निर्माण करती है, उसे कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। गुरुजी डेल्टा किन करें? डेल्टा का अर्थ है कि मान लो ये आपका भारत का दक्षिणी हिस्सा या फिर उत्तरी हिस्सा जो भी है। अब क्या यहां से कोई नदी निकली और नदी क्या धीरे धीरे जा रही है, नदी अपने साथ क्या कंकर पत्थर छोटी उपजाऊ मृदा वगैरह ले जा रही है। ये मृदा क्या करेगी? अपने आसपास के तटों में समुद्र के गिरने से पहले क्या बिखेर देगी, और बिखेरने का यहां पर पानी की मात्रा भी काफी दूर के अंदर क्या विस्तृत रूप में फैल जाएगी। फैलने के कारण ये भूमि पूरी पूरी क्या हो जाती है? दलदली हो जाती है। क्या हो जाती है? दलदली। इस दलदली और उपजाऊ मृदा को गुरुजी क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टा। तो गुरुजी कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदियां कोई आकृति का निर्माण करती है क्या? हाँ बिल्कुल, अरब सागर में गिरने वाली नदियां भी क्या डेल्टा एक आकृति का निर्माण करती है। उस आकृति को क्या कहा जाता है? इस आकृति को कहा जाता है ज्वार नदमुख। गुरुजी ओके भाई, ज्वार नदमुख का अर्थ हो गया कि ये नदियां अपने साथ जितनी भी कंकर पत्थर मिट्टी वगैरह लाएगी वो सारा का सारा गिराएगी कहां? वो समुद्र के तट के अंदर, समुद्र के अंदर जाके गिराती। और समुद्र के अंदर गिरने का समुद्र का जो किनारा है वो धीरे धीरे क्या करता जाए, मतलब स्थल भाग का किनारा वादी की ओर बढ़ता जाए, और बढ़ने का इस किनारे के तट, समुद्र के तट पर जमे गाद को क्या कहा जाता है? ज्वार नदमुख, या फिर इसे कहा जाता है एस्चुरी। क्या कहा जाता है? एस्चुरी कहा जाता है। गुरुजी कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है? अरब सागर में गिरने वाली। कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। कौन सी नदियां ज्वार नद का एस्चुरी और ज्वार नदमुख एक ही है ना। भारत में सबसे लंबी एस्चुरी का निर्माण करती है वो है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। कौन सी गुरुजी? वो भारत में सबसे लंबी एस्चुरी का क्या करती है? निर्माण करती है। इसके बाद में अगर आगे की बात करें तो बात आती है क्या और कौन सी आकृति? तो ये नदियां कौन से भाग में बहती है? ये नदियां बहती है पठारी भाग में। कौन से? पठारी भाग में क्या करती है? बहती रहती है। लेकिन ये नदियां गुरुजी कहां पर बहती है? ये रहती है भ्रंश घाटियों में बहती है। कहां बहती है? भ्रंश घाटियों में। गुरुजी भ्रंश घाटी क्या है? भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? भ्रंश घाटी का अर्थ हो गया कि ऐसी कोई पर्वत श्रृंखला या फिर ऐसी कोई प्लेट जो क्या प्लेटें दो प्रकार की गति करती है, एक करती है अपसारी गति, एक करती है अभिसारी गति। अब क्या है? प्लेटें मान लो थी आमने सामने की ओर चली या फिर क्या अपनी विपरीत दिशा में गति करी। अगर आमने सामने करेगी तो ये बीच का भाग है वो क्या करेगा? वलन पैदा करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। अगर ये प्लेटें क्या करेगी? पीछे की ओर खिसकेगी तो इस बीच वाला भाग क्या करेगा? नीचे की ओर खिसक जाएगा। क्या कर जाएगा? खिसक जाएगा। इसका मतलब एक कहने का इस प्रकार से क्या एक पर्वतमाला इधर बन गई इस कोने पर, और एक पर्वतमाला क्या बन गई? इसके दक्षिण में बन गई। इस प्रकार से ये प्लेट क्या है? उस साइड में खिसक गई, और ये प्लेट क्या है? इस साइड में खिसक गई। इस प्रकार से दो प्लेट, एक इधर पर प्लेट खिसकी, इधर प्लेट खिसकी। बीच की जो घाटी से बनी है इस घाटी को क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं? प्लेटों के खिसकने की वजह से पर्वतमालाओं का जो निर्माण होता है उन पर्वतमालाओं के बीच स्थानों क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो ये कौन से? अरब सागर में गिरने वाली मुख्यतः दो नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती है। एक तो आप कह सकते हो कौन सी? ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती। और एक नदी कौन सी है? नर्मदा। ये दोनों की दोनों नदियां कौन सी? भ्रंश घाटियों में बहती है। और ये नदियां कहां बहती है? पठारी या फिर यहां पर कह सकते हो मैदानी भाग में, मैदानी भाग में। जिस वजह से इन नदियों के तट पर क्या होती है? कृषि होती है, इन नदियों के तट पर कृषि नहीं होती। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के तटों पर क्या है? कृषि की जाती है। क्या की जाती है? कृषि की जाती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अरे अभी तक शेयर नहीं किया आपने? हाँ कर दो बिल्कुल। हाँ राम राम। अब जागी होगी। राम राम गुरुजी, राम राम। 1 घंटे होगी। ठीक है। क्या इनके तटों पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है। कृषि किसकी की जाती है? यहां पर कृषि की जाती है चावल की। किसकी कृषि की जाती है? चावल, या फिर कह सकते हो गन्ने की कृषि की जाती है। लेकिन इनके तटों पर कृषि नहीं की जाती। इनके तटों पर, क्योंकि ये तो तीव्र गति से बहती है और आसपास में मैदानों का निर्माण करती नहीं है। इसमें ये नदियां सीधी सीधी क्या समुद्र में जाके गिरती, गिरने का क्या है? ज्वार नदमुखी या फिर डेल्टा। और तटों पर क्या है? इन नदियों के तटों पर किसका उत्पादन किया जाता है? हम कह सकते हैं खनिजों का।
किसका उत्पादन किया जाता है? खनिजों का। खनिजों में अगर बात की जाए सर्वाधिक किसका उत्पादन किया जाता है? तो नमक का उत्पादन किया जाता है इन नदियों के तटों पर। बिल्कुल ठीक है। तो ये थी आपके अलग अलग नदियों के प्रकारों की बात करें, मतलब इन नदियों की क्या क्या अलग विशेषता रहती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की विशेषता बताई, इसके इधर देखें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की विशेषता बताई। इसके बाद में अगर चर्चा करें तो बाद में चर्चा रहती है क्या गुरुजी कि अरब सागर या फिर कैसे प्रायद्वीप के बाद में कौन कौन सी नदियां बहती है, किस प्रकार से। देखो कौन कौन सी नदियां, जिन नदियों की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, वैसे आप समझदार हो। हाँ, इसके बाद में बात करें तो बात रहती है क्या सर कि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर हम कौन कौन सी नदियों की चर्चा करेंगे जिन नदियों से सर्वाधिक दूषण बढ़ने की संभावनाएं रहती है। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर बहने वाली अगर नदियों की चर्चा करेंगे तो एक छोटा सा ट्रिक्स भी आप याद रख सकते हो। क्या गुरुजी? ट्रिक्स ऐसे याद रख सकते हो कि मैं जीके की, क्या गुरुजी ये की बन गया, की क्लास, CLASS, क्या लिखा? मैं जीके की क्लास में क्या रखता हूं? समानता रखता हूं। क्या लिखा मैंने? मैं जीके की क्लास में क्या रखता हूं? समानता रखता हूं। गुरुजी ये क्या ट्रिक है? बिल्कुल इस ट्रिक से प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य नदियां, जिन नदियों से दूषण बढ़ने की संभावना रहती है, वो सारी नदियां इसके अंदर आ गई। और ये मैंने इधर लिखे ये साइड से बंगाल की खाड़ी में जल गिराएगी, इधर मैंने समानता लिखा है। इस ट्रिक से जितने भी नदियां बनी वो साइड से अपना जल कहां पर गिराएगी? अरब सागर में। क्या नहीं कर, यहां पर ये तो हो गया अरब सागर, और ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। अच्छा, क्या ट्रिक सिंपल सी बात है। मैं जीके की क्लास में क्या रखता हूं? समानता। ऐसे ऊपर लिख देता हूं, कोई बात नहीं, आप अगर नहीं समझते हो तो। मैं, अब मैं लगा दो, मैं जीके की क्लास में समानता रखता, बन गई। बड़ी इजी है गुरुजी। हाँ बिल्कुल, राम 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 राम, क्या बात है। क्या मैं जीके की क्लास में क्या रखता हूं? समानता रखता हूं। देखो क्या क्या कौन कौन से नदियां बनी। मैं का हो गया क्या? महानदी। महानदी प्रायद्वीप भारत से निकल गया, अपना जल कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और जी का क्या हो गया? गुजरात, सॉरी गोदावरी। गोदावरी नदी भी गुरुजी कहां से? प्रायद्वीप भारत से निकलकर अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। बात करें के का अर्थ हो गया कृष्णा। कृष्णा नदी भी गुरुजी कहां से? बंगाल, सॉरी प्रायद्वीप भारत से निकलकर अपना पानी कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। और उसके बाद के मतलब कावेरी। कावेरी नदी भी कहां से निकलती है? प्रायद्वीप भारत से, और अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। क्लास का एक बार कुछ नहीं, ठीक है। इधर बात करें, बात आती है सह का तो हो गया साबरमती। कौन सा हो गया? साबरमती। साबरमती नदी कहां से? प्रायद्वीप भारत से निकलती है और अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर में। माह का बात करें तो माही, कौन सी नदी होगी? माही। माही नदी कहां से निकलती है? प्रायद्वीप भारत से, और अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। ने का तो हो गया नर्मदा। नर्मदा नदी भी कहां से निकलती है? प्रायद्वीप भारत से, और अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर में। ता का अर्थ क्या हो गया? ताप्ती। ताप्ती नदी कहां से? प्रायद्वीप भारत से निकलती है और अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाली खाड़ी में। रखता हूं कुछ नहीं, कहने का ये चार नदियां हैं जो अपने जल कहां पर गिराती है? अरब सागर में। निकलती कहां से? प्रायद्वीप भारत से। और ये चार नदियां कहां से? मुख्य नदियां, बाकी छोटी मोटी नदियां और, लेकिन मुख्य नदियां इन्हीं से दूषण बढ़ने की संभावना रहती है। तो कहने का ये नदियां हैं, ये कहां से निकलती है? ये प्रायद्वीप भारत से, अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाली खाड़ी में। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक नदी पर चर्चा करेंगे। देखो बात करते हैं आगे की ओर, एक नदी पर चर्चा करते हैं। पहले बंगाली खाड़ी की चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले कौन सी नदी की? महानदी की चर्चा करेंगे। गुरुजी टिटके का कमेंट प्रो निकल गया, ठीक है ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्या कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में पहली नदी की चर्चा करेंगे। नदी का नाम क्या है? महानदी।
क्या नाम नदी का? महानदी। देखो यहां पर मैं चित्र बना देता हूं। कौन सी नदी की चर्चा करेंगे? नदी का नाम है महानदी। देखो विद्यार्थियों, एक महानदी है, एक महानंदा नदी है। महानंदा है वो तो है गंगा की सहायक नदी, जो कहां से आती है? उत्तरी भारत से गंगा में सहायक बनती है। कहां? पश्चिम बंगाल और बिहार के अंदर। लेकिन ये नदी है महानदी। इस नदी की अगर बात करें क्या? उद्गम की। किस नदी के? अगर इस नदी के उद्गम की बात करूं तो ये नदी कहां से निकलती है? देखो यहां पर एक पर्वतमाला ऊपर देखो, इस प्रकार से एक पर्वतमाला ऐसे, एक पर्वतमाला इसके नीचे, दो पर्वतमाला। इन पर्वतमालाओं को ऊपर वाले को कहते हैं विंध्याचल पर्वतमाला, नीचे वाले को कहते हैं क्या? सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा और विंध्याचल के यहां एक संगम का सा काम करती है एक छोटी सी पहाड़ियां है। पहाड़ियों का नाम क्या है? पहाड़ियों का नाम मेकाले की पहाड़ियां। क्या नाम है पहाड़ियां? मेकाले की पहाड़ियां। छत्तीसगढ़ में पड़ती है। कहां पड़ती है? छत्तीसगढ़ में। इस मेकाले की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है यहां। चोटी का नाम क्या है? चोटी का नाम है अमरकंट। चोटी का नाम क्या है? अमरकंट। इस अमरकंट से कहते हैं कि मुख्यतः 3 नदियां निकलती है। कितनी नदियां निकलती है? 3। एक तो इस सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से बहती हुई अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर। एक इससे निकलकर सीधी जाकर किसकी सहायक बनती है? गंगा की। एक जो इसके दक्षिण पूर्व से निकलते हुए सीधा जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी। 3 नदियां। ऊपर वाली नदी है, उस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है सोम। क्या नाम? सोम नदी। इस तरफ जो नदी आती है, इस नदी का नाम क्या है? नर्मदा। कौन सा नाम है? नर्मदा। लेकिन जो दक्षिण पूर्व भाग में जाती है, उस नदी का नाम क्या है? महानदी। कहने का कि अगर इसकी बात करें उद्गम की, उद्गम के कारण राज्य की बात की जाए तो कौन से राज्य से होते हैं? राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य से क्या है? इस नदी का उद्गम होता है। अगर छत्तीसगढ़ के अंदर बात की जाए कि गुरुजी ये कौन से जिले से होते थे? जिले का नाम है सिरोवा। कौन सा जिला है? सिरोवा जिला। पहाड़ी की बात करें, पहाड़ी है मेकाले की। मेकाले की पहाड़ियां। हाँ, चोटी की बात करें, चोटी का नाम है अमरकंट। अमरकंट। इस अमरकंट चोटी से क्या है? इस नदी का उद्गम होता है। हाँ बिल्कुल। आगे बात करें तो इस नदी के बात आती है क्या बोलती? नदी की बात आती है विस्तार की। कहने का ये नदी कहां कहां से बहती है? कौन से राज्य से बहती है भारत के संदर्भ में? तो इस नदी के अगर विस्तार की बात की जाए तो ये नदी है 3 राज्यों में फैली हुई। कौन सी? पहला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में दूसरा राज्य आता है, राज्य का नाम क्या है? झारखंड। झारखंड के बाद तीसरा राज्य आता है, राज्य का नाम क्या है? ओडिशा, या फिर इसे उड़ीसा भी कहते हैं। कौन सा? उड़ीसा। टोटल मिलाकर कितने राज्य हो गए? 3 राज्यों में इस नदी का क्या रहता है? विस्तार रहता है। कौन है इसके किलोमीटर की अगर बात की जाए तो कितने? 800 किलोमीटर क्या रहता है? इस नदी का विस्तार रहता है, जो 3 राज्यों में नदी इस प्रकार से बहती है। बात करें विस्तार के बाद में तो बात आती है विस्तार के बाद में इसके सहायक नदियों। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की तो इसके एक तो दाएं भाग से नदी आती है, कुछ आती है बाएं भाग से। अगर दाएं भाग से आने वाली नदियों की बात की जाए, सबसे पहले दाएं भाग से क्या? सहायक नदियां। सहायक नदियां। सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो दाएं भाग से आने वाली कौन कौन सी नदी है? कौन सी नदी की बात करूं? महानदी की बात करूं, सोम की बात करूं, नैन का नाम है नर्मदा की बात। दाएं भाग से आने वाली एक नदी है जोग। क्या नाम है? जोग। दूसरी का नाम है लोग। क्या नाम है? लोग। और तीसरी का नाम है जिसे कहते हैं तेल। ये 3 इसकी सहायक नदियां जो मुझे किस दिशा से आती है? आने का दिशा का नाम है दाएं भाग से कह सकते हो, दाएं भाग से आने वाली नदी। अगर मैं बात करूं क्या है? बाएं भाग से। कौन से भाग से? बाएं भाग से अगर आने वाली नदियों की बात करें तो बाएं भाग से ये हो गया दायां भाग, ये हो गया बायां भाग। तो बाएं भाग से कौन कौन सी नदी है जो इसकी सहायक बनती है? पहली नदी का नाम है स्यू।
नाथ, पूरा नाम है इसका शिवनाथ। शिवनाथ नदी महानदी के कौन से भाग से आकर इसकी सहायक बनती है? तो कहने का अर्थ है दाएं भाग, सॉरी बाएं भाग से। हाँ बिल्कुल गुरुजी, गोदावरी भारत की दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। हाँ बिल्कुल, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे एक बार, ठीक है। बात करते हैं बाएं भाग। तो बाएं भाग से दूसरी नदी आती है शिवनाथ, दूसरी नदी आती है, दूसरी नदी का नाम है हसदेव। क्या नाम है? हसदेव। हसदेव के बाद बात करें एक नदी आती है मांडव, या फिर मांड कह सकते हैं, मांड। और मांड नदी के बाद एक नदी आती है, नदी का नाम है इब। ये नदियां क्या है? ये नदियां महानदी के बाएं भाग से आने वाली, पहले शिवनाथ, दूसरी हसदेव, तीसरी मांड और चौथी कौन सी? इब। और दाएं भाग से आने वाली नदियों की बात करें तो पहले जोग, लोग और तेल, ये नदियां क्या है? इसकी सहायक नदी है। अगर बात करते हैं क्या बुद्धि, इस नदी की कोई विशेष, सॉरी बांधों की बात की जाए, इस नदी पर कोई बांध बनाए गए हैं क्या? तो इस नदी में मुख्यतः 3 बांध बनाए गए। बांधों की बात की जाए, इस नदी में कितने बनाए गए? 3 बांध बनाए गए। पहले बांध का नाम है हीराकुंड, हीराकुंड बांध। हीराकुंड के बाद में अगर दूसरे बांध की बात की जाए, दूसरे बांध का नाम है टीकरा पहाड़ बांध। क्या नाम है? टीकरा पहाड़ा बांध। और एक बांध है, बांध का नाम है नारज बांध। कौन सा? नारज बांध। ये तीनों के तीनों बांध कौन से राज्य के अंदर? राज्य का नाम है ओडिशा राज्य। कौन से राज्य का? ओडिशा। और किस नदी बनाए गए? तो बात करते हैं महानदी पर बनाया गया। इसके बाद में चर्चा करते हैं इस नदी की विशेषता की। विशेषता की अगर बात की जाए तो विशेषता क्या रहती है? पहली विशेषता तो एक ही रहती है, क्या? विशेषता। विशेषता की बात की जाए तो पहली इसकी विशेषता रहती है कि वृक्षाकार अथवा तंत्र में बहने वाली इसको आगे साफ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, तुम देख लिया। क्या लिखा? वृक्षाकार अथवा तंत्र में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है गुरुजी? तो महानदी है। दूसरी अगर विशेषता की बात की जाए, दूसरी विशेषता आती है कि इस नदी पर ओडिशा राज्य के कटक जिले, कौन सा जिला? कटक जिले में हीराकुंड बांध विश्व का, हाँ विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे क्या लंबा बांध है। गुरुजी विश्व का सबसे लंबा बांध है? हाँ बिल्कुल, महानदी पर जो कौन सा बांध? हीराकुंड बांध है, उड़ीसा राज्य के कटक जिले में। वो विश्व का क्या? सबसे लंबा बांध। कहते हैं इसकी लंबाई है कितनी है? 14 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 14 किलोमीटर है, जो इसकी दूसरी विशेषता बनाते हैं। कौन सी नदी की? महानदी की विशेषता बनती है। गुरुजी 14 एक छोटा मोटा बांध बनाया, टोटल इसकी लंबाई ऐसा लगता है कि सारे बांध एक ही बांध में, लेकिन है छोटे बड़े जो तीनों बांध बनाए थे वो तीनों की लंबाई 14 किलोमीटर है, लेकिन लगता है ऐसा है कि हीराकुंड ही बना पूरा। अगर और विशेषता की बात करूं तो बताओ, कटक जिलों क्या लिए प्रसिद्ध है? बताओ देखो, कटक जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली कौन से जिले में हुआ था? उनका जन्म कटक जिला, उड़ीसा राज्य के अंदर हुआ था। तो कटक, आप ऐसा भी कह सकते हो कि कौन सी नदी के तट पर, कौन से जिले में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था? तो कटक जिले में इनका जन्म हुआ था। तीसरी अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो क्या विशेषता रहती है कि भारत, क्या विशेषता है? भारत की सबसे बड़ी क्या? लेगून झील।
गुरुजी 8 सीवर। लेगून ऐसा होता है कि ऐसा मान लो ये क्या भारत का दक्षिणी भाग है और भारत का दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग के अंदर कहने का अर्थ क्या है कि यहां पर ये तट था, ये तट क्या इस प्रकार से क्या फैलता गया और फैलने की वजह से इस प्रकार हो गया और होने की वजह से यहां पर मान लो क्या है इस तट का विस्तार हो गया, यहां पर क्या है इस समुद्र का पानी वो बीच में रह गया और बाहर से स्थल भाग चारों तरफ से फैल गया। कहने का कि ऐसा कोई छोटा सा जल भाग जिसके क्या समुद्री जल भाग, बात कर मैं स्थल भाग नहीं, समुद्री जल भाग जिसके चारों तरफ से क्या स्थल भाग फैल जाता छोटा सा, उस जल भाग के द्वारा बनी झील को क्या कहा जाता है, लेंगुन झील कहा जाता है, जो मर्दा या फिर पठार के द्वारा बन सकती है। ये झीलें प्रायकर किसकी होती है, खारे पानी की ही होती है। क्यों? क्योंकि समुद्री पानी कैसा होता है, खारा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हो, खारे पानी की झील ही कहते हो। तो यहाँ पर बात क्या है कि भारत की तटों पर बनती है झीलें, तो इस तरह को बनती नहीं है। आगे मैं जब भारत की झीलें कराऊंगा तो बताऊंगा आपको। तो हाँ चिल्का, वेरी गुड। क्या है भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का, कौन सी, चिल्का, ओडिशा राज्य, ओडिशा राज्य में क्या महानदी के तट पर स्थित है। कौन से, क्या कहा, भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील है वो कौन से राज्य में, ओडिशा राज्य में। किस नदी के तट पर, महानदी के तट पर। ये इसकी क्या है मुख्य 3-4 विशेषता थी जो महानदी के ऊपर हमने चर्चा कर ली। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लाइक कर दो यार, क्या दिक्कत है, क्लासों को शेयर कर दिया करो, लाइव हटने के बाद भी क्या शेयर कर दिया करो, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज है हमने प्रायद्वीप भाग की नदियों की थोड़ी विशेषता की चर्चा की। विशेषता के बाद हमने क्या एक नदी की चर्चा की, इसका नाम क्या दिया, महानदी। इसके बाद में हमने अगली जो क्लास लेंगे वो अपने प्रायद्वीप भाग की अन्य नदियों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। राम 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 राम। हाँ अब आए हो क्या, राम राम। आपको पता है कि 11 बजे क्लास लाइव आती है डेली 11 बजे। अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो तो परमानेंट ही क्लास रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद विद्यार्थियों। तो बने रहे इस क्लास के साथ।